Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. स्टूडेंट होपफुली आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और उसके अलावा उसके साथ साथ आप लोग अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे क्योंकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है आजकल हमारे मुल्क के ऊपर। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें ताकि हम जो है वो इस मुसीबत से जल्दी हम जो है वो निकल जाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इन बातों पे अमल करें। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप बिल्कुल SOPs जो हैं वो आपके गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करें। व्हाट्सएप पे, ये हमारे मीडिया पे बहुत सी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये एहतियात करें, ये खाएं, ये पिएं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही है, वो सही हैं, आप उनको फॉलो करें। हम बिल्कुल इन बातों पे ना जाएं कि ये पता नहीं गलत है या ये फ़ेक है। जो भी आपको डाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन मिलें, आप वो कोई अपनी हेल्थ के लिए जो आप अपने वालिदैन से कंसल्ट करेंगे, ये डाइट के लिए हमें चीज़ मिल रही है तो क्या हमारे लिए ये सही है, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए सही होगी। कोई ऐसी उसमें इशू नहीं है। जैसे आजकल आम का सीज़न है तो आम खाएं, ये उसमें विटामिन ए हैं, वो आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। खुबानी खाएं, वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये और कहवा, सना मक्की के पत्ते हैं, उनका कहवा बना के पिएँ, 3 टाइम कम से कम पिए। अदरक वाली चाय पिएँ, दारचीनी वाला कहवा पिएँ। ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, तो इसको फॉलो करें। बिल्कुल ठंडी चीज़ों से इज्तनाब करें, बिल्कुल कोई जो है वो बर्फ़ वाली चीज़ें, कोई ठंडी चीज़ें, इनसे इज्तनाब करें। अगर कोई शौक़ से पीता भी है तो इन दिनों में कम से कम उसको ज़रा रोक लें और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर पिएँ ताकि आप लोग इस सिचुएशन से निकल सकें। तो अल्लाह हमारे साथ है, हमें बेहतर जो है वो गाइडेंस भी मिल रही होगी, तो अल्लाह हमें इस मुसीबत से जल्दी बचाएगा इंशाल्लाह। मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं तो हमने स्टूडेंट 3 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम 3.3 एक्सरसाइज की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक टाइप हमने उनकी कंप्लीट की है, तो उसके बाद दूसरी टाइप करने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टूडेंट एक्सप्लेन की हैं विद एग्जांपल। मैं उनको फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जब स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया है तो ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, जो सा मर्जी हायर ऑर्डर आ जाए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसकी पहले उसमें क्या होगा कि अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही आंसर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी अगर हमारे जहन में होगी तो हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेके दोबारा से डिटर्मिनेंट इवेलुएट करके टाइम वेस्ट नहीं करना, उसका आंसर वही दे देंगे जो वो पहले डिटर्मिनेंट रूटीन में आंसर आया है। ये पहली प्रॉपर्टी थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसकी 2 रोज़, कोई सी 2 रोज़ या कोई से 2 कॉलम इंटरचेंज करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी 2 आपको अलाउ कर रही है कि आप इंटरचेंज कर लें, लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ कि आप स्टार्ट में ही इंटरचेंज जैसे ही करें डिटर्मिनेंट के बाहर शुरू में ही नेगेटिव साइन लगा दें। ऐसा करने से ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये प्रॉपर्टी 2 हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मैंने रिवाइज भी कर दिया है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3, 4 को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसका यूज़ एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि मैं रीड कर रहा हूँ, आप बुक सामने रखें, पेज 105 है। मैं उस प्रॉपर्टी को रीड करता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब लोग अटेंटिव होने चाहिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अटेंटिव हैं और मैथ की बुक रजिस्टर आपके सामने होंगे। एक और बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट किया है कि जितने भी मेरे लेक्चर्स के दौरान आपको क्वेरीज़ हैं, आप कोई क्वेश्चन आपके
जहन में आता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें 2 से 3 दफ़ा रिपीट करूँ, जो क्वेश्चन करवाऊँ, जो प्रॉपर्टी करवाऊँ वो 2 से 3 दफ़ा रिपीट करूँ, ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड रह ना जाए। जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। बहुत आसान अल्फाज के अंदर वो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग उसको समझ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसको डेट वाइज नोट डाउन करें अपने रजिस्टर के ऊपर, और उसके लिए भी कोई वे आउट ज़रूर हम निकालेंगे कि जैसे ही आपका स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन हो तो हम उनको भी डिस्कस कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कम ही ज़रूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को लिखने की, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कह रही है, मैं रीड कर रहा हूँ, बुक सामने रख लें, पेज 105 है। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज or 2 identical column, then its determinant is 0, then its determinant is 0। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी हेल्पफुल है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज एक जैसी हो जाती है, अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको ऐसा मिल गया है कि जिसके अंदर 2 रोज एक जैसी हैं या सॉल्व करने के बाद एक जैसी बन गई हैं, तो बगैर फॉर्मूला लगाए उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का आप डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख देंगे। क्योंकि अगर 2 रो सेम हो जाए तो अगर आप फार्मूला लगाएं तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, आंसर 0 आ जाता है। तो इसको आप इस तरह एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। एग्जांपल जब आप लेंगे तो अभी आप 2x2 का मैट्रिक्स ले लें ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और 2 रोज सेम है, तो 3 2 6 हम रूटीन वे से जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे फाइंड कर रहे हैं। 3 2 6, 6 - 6 is 0। तो कैलकुलेट करके भी 0 आना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमें 3 इजाज़त दे रही है कि आप अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो सेम नज़र आ जाएं, आप बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट 0 आंसर लिख देंगे और सिर्फ ये हिंट दे देंगे कि रो 2 इज़ इक्वल टू रो 3, कि रो 2 और रो 3 इक्वल थी, तो लिहाजा इसलिए हमने सेम आंसर 0 लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग केयरफुली समझ लें कि इफ़ वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ मे बी 3x3 ऑर्डर, मे बी 2x2 ऑर्डर, मे बी हायर ऑर्डर्स, तो मोस्टली हम 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे सिलेबस में ज़्यादातर 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं। हायर ऑर्डर भी है लेकिन ज़्यादा 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी 3 हमें क्या एक्सप्लेन करती है डिटर्मिनेंट की, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो हम डायरेक्ट उनका आंसर 0 लिखेंगे बगैर कोई फार्मूला लगा के सॉल्व करने से बेहतर हम उसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। कोई फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना, जो हमने टाइप 1 में टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। हम इस प्रॉपर्टी का हिंट देंगे और उसके साथ डायरेक्ट 0 आंसर लिखेंगे। कब ऐसा करना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो हम उनका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर रो 2 और रो 3 सेम है, तो रो 2 इज इक्वल टू रो 3 लिख के आप उसका आंसर 0 लिख दें। फॉर एग्जांपल अब ये होता कैसे है, तो मैंने एक 2x2 में एग्जांपल दे दी है कि एक आपने 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया है जिसकी पहली रो और दूसरी रो सेम है, 2 3 2 3। इसको अगर हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करके देखें तब भी 0 ही आता है। जैसे 3 2 6, आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर माइनस फार्मूले का लिखेंगे, फिर इस 2 को 3 से 6 - 6 0। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, आपने डायरेक्ट 0 लिख देना है क्योंकि तब भी 0 ही आना है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प होगी अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करने में। क्लियर स्टूडेंट? तो प्रॉपर्टी 3 होपफुली आप लोगों ने समझ ली है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टूडेंट ये कहती है कि इफ़
all entries of a row or a column of a matrix. If all entries of a row or a column of a square matrix are 0, then its determinant is 0. No need to apply any formula just like type 1. तो उस तरह की टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट 0 आंसर लिख देना है. मतलब फॉर एग्जांपल एक आपके पास डिटर्मिनेंट है और आपने देखा कि उसकी जो लास्ट रो 3 है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आपने देखते ही कह देना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा और हिंट दे देंगे कि ऐसा प्रॉपर्टी 4 ने हमें इजाज़त दी है ये करने की कि अगर डिटर्मिनेंट किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो देन उसका आंसर 0 होगा. प्रॉपर्टी 4 हमें इस बात को अलाउ करती है. क्लियर? तो सिंपल है ये. और वैसे भी अगर आप अगर एक 2x2 में एग्जांपल ले लें, सपोज 2, 3 और 0, 0 ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो अगर आप बाय फार्मूला भी इसको कैलकुलेट करें तो 2 zeros are 0 माइनस 0 into 3 0, तो तब भी 0 ही आंसर आ रहा है. तो ये ऑर्डर चाहे 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, इससे हायर ऑर्डर भी हो, तो अगर किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, बगैर कोई फार्मूला लगा के. हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे. क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी 4 तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो मैंने एक्सप्लेन की हैं वो समझ आ गई होंगी और इनको आपने मेमोराइज़ रखना है. एक्सरसाइज करते वक्त इनको जहन में रख के फिर हम कैलकुलेट करेंगे और उससे हम अपने टाइम को सेव करेंगे. स्पेस जो है, पेज की स्पेस जो है उसको हम सेव करेंगे कि कम लेंथ में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए. इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है स्टूडेंट. प्रॉपर्टी 5 हमें ये एक्सप्लेन करती है, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k बिलोंग्स टू द रियल नंबर k नॉट इक्वल टू 0. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आप वहाँ लिख लें कि कोई जो नंबर आपने लेना है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. 0 आप नंबर नहीं ले सकते किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए. देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k टाइम ए डिटर्मिनेंट. k टाइम ए. फिर दोबारा सुन लें, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड k इज नॉट इक्वल टू 0. ये वहाँ आप लिख लें, बुक वहाँ नहीं लिखा हुआ. सो देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k टाइम्स ए डिटर्मिनेंट. ये इसको मैं आपको इसमें बड़ा ध्यान से समझना है आपने इसको. मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2, 3, 1, 5. हमने इसको सॉल्व किया रूटीन वे में. सो 10 - 3 दैट इज 7. हमारे पास 7 आंसर आ गया इसके डिटर्मिनेंट का. अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ गई है. ये क्यों ज़रूरत पड़ती है ये आप एक्सरसाइज में सीखेंगे. मैं वहाँ क्वेश्चन जब करूँगा तो आपको वहाँ बताऊँगा कि ये ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है. अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि ज़रूरत पड़ गई है सपोज कि आप रो 1 को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे. ये तो एक वे हो गया ना, फर्स्ट वे हो गया, इसका हमें आंसर पता चल गया. अब हम सेकंड वे में जा रहे हैं. सेकंड वे में हमने क्या किया कि 2r1 ये हमने ऑपरेशन यूज़ कर लिया कि हमने रो 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो आपका जो है 4, 6, 1, 5. अच्छा, यहाँ स्टूडेंट एक बात बड़ी क्लियर आपको बता दूँ, मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना इज़ टोटली डिफरेंट. जब हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर 2 को तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है. लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में ऐसा करते हैं तो हर एंट्री से नहीं मल्टीप्लाई होता. वो जिस रो या कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं सिर्फ उस रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता. तो जैसे मैंने लिखा है कि मैं रो 1 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो वो 2r1 आप लिखेंगे कि 2 सिर्फ r1 के साथ मल्टीप्लाई होता है. अकॉर्ड ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन स्केलर की डेफिनेशन में ये फ़र्क है कि मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि डिटर्मिनेंट के अंदर जिस रो या कॉलम को आप बाउंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ उसके साथ ही कैलकुलेट होगा. क्लियर स्टूडेंट?
तो ये आपका, अब मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ बगैर सॉल्व किए। पहले वाले का आंसर 7 था, वो लिखना है, और आपने इसकी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो लिखना है 2, 7 to 14, तो इसका आंसर 14 आएगा। ये हमें उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए बगैर बता दिया, प्रीवियस की हेल्प लेकर। तो यही वो प्रॉपर्टी 5 में हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट का आंसर सपोज 7 है और आप उस डिटर्मिनेंट की किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर उतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा उस पुराने आंसर की निस्बत। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी 5 में हमें इजाज़त दी गई है। तो आप इसको अगर आप रूटीन में कैलकुलेट करके भी देख लें, सो 5 4 20 माइनस 6 एंड दैट इज़ 14, इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 ही आ रहा है। इधर हमने डायरेक्ट पुराने आंसर के लिए पुराना आंसर लेना है, और जो नया नंबर आपने मल्टीप्लाई किया था वो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है पुराने आंसर को, तो जो आंसर आएगा वो नए डिटर्मिनेंट का आंसर वो होगा। अब हम ये चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी में मैं कुछ आपको ऐड करवा रहा हूँ, अब हम ये चाहते हैं कि 2 से जो मल्टीप्लाई हमने किया है रो 1 को, ऐसा करने के बावजूद आंसर 7 ही रहे, तो फिर आप 2 से 7 डिवाइड भी कर देंगे, तो आप उस डिटर्मिनेंट के बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे और उसकी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 2 से आपने जब डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 7 ही वापस आ जाएगा। तो इस तरह ओरिजिनल आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 5 हमें ये एक्सप्लेन करती है। मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ इन सिंपल वर्ड्स, कि जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर हमें किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर नॉन ज़ीरो लेना है, ज़ीरो नहीं ले सकते। आप कोई पॉजिटिव नंबर ले लें या कोई नेगेटिव नंबर ले लें, आप उससे अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी डिटर्मिनेंट की रो को या कॉलम को, तो आपको अलाउ है, आप मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आंसर को फ़र्क ना पड़ने के लिए आपने उस नंबर से साथ डिवाइड भी करना है, तो फिर आपका आंसर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ही आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट इतना डिस्टर्ब उसको नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो होपफुली आपने ये प्रॉपर्टी को भी अंडरस्टैंड किया है। इसका भी यूज़ हम एक्सरसाइज में काफ़ी करेंगे, इस प्रॉपर्टी 5 का, कि हम किसी डिटर्मिनेंट की रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी ज़रूरत के तहत, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही डिवाइड भी कर देंगे, ताकि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के आंसर को उस नए एडिशन से कोई फ़र्क ना पड़े। क्लियर? प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 6 के 1-2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, इसको बस आप यहाँ थोड़ा समझ लें कि ये सिर्फ ये कह रही है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर डबल एंट्रीज आ गई हैं, यानी एंट्री का कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि जिसके अंदर सम ऑफ 2 एंट्री है एक एंट्री के अंदर। और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो वो ये कह रहा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कहता है कि इसका इस सारे का डिटर्मिनेंट ले लें, या ये जो कॉलम है जिसमें डबल एंट्री ऐड हो रही है ये कॉलम अलग कर लें, और इसके साथ ये 2 कॉलम तो वैसे ही लिखें। एडिशन को ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें 2 टर्म्स के अंदर, प्लस, और अब ये वाला कॉलम ले लें, B1 1 B2 1 B3 1, आगे ये 2 कॉलम वैसे ही कॉपी दोबारा करें, तो इसका डायरेक्ट आंसर और इन दोनों का आंसर का सम, वो दोनों सेम ही आंसर देते होंगे। यानी सिर्फ क्या चीज़ प्रॉपर्टी 6 में एक्सप्लेन कर रही है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर डबल एंट्री थी, हमने उन डबल एंट्री को स्प्लिट करके 2 डिटर्मिनेंट अलग अलग बना देने हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम यूज़ हो जाएगा और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़, और ये दूसरी एंट्री को स्किप कर देंगे, फिर दूसरी एंट्री ले लेंगे, पहली को स्किप कर देंगे और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज। तो इन 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करके प्लस करना, या इसका एक ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना, आंसर दोनों से सेम होगा। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा आप वैसे एक्सरसाइज के अंदर
कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना इजी लग रहा है तो डायरेक्ट कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्प्लिट कर लें दो डिटर्मिनेंट के अंदर, जिस एंट्री कॉलम की या रो की एंट्रीज डबल हैं उनको अलग अलग स्प्लिट कर दें, तो इस तरह आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी 6 है। इसको आप जहन में, एक दो क्वेश्चन है जो इससे हमने सॉल्व करने हैं, कुछ ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, पहली 5 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद ये रेस्ट ऑफ 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं 7 और 8 ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसको मैं स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इसको ध्यान से देखें, फिर मैं रिपीट भी करूँगा। ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row or a column, then the determinant of the resulting matrix is a determinant। ये बहुत अहम है, इसकी थ्योरी आपको डिफ़िकल्ट ज़रा समझ आ रही होगी, लेकिन आप इसको एग्जांपल से समझें तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको ये बताता हूँ ये प्रॉपर्टी 7 हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है। प्रॉपर्टी 7 ये कह रही है कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का, ऑर्डर इज़ 3×3 और मे बी हायर ऑर्डर। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि उसकी जो रो 1 है उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसा कि प्रॉपर्टी 5 में इजाज़त है, और फिर मैं उसको किसी और रो में ऐड कर दूं, या मैं 2 रो ऐड कर लूं, या मैं 2 रो सब्ट्रैक्ट कर लूं, या इसी तरह कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो कहता है ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग और ये बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है हमारे लिए एक्सरसाइज के अंदर। सपोज ये डिटर्मिनेंट 2 5 1 1, सपोज हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया 2 - 5 दैट इज़ -3, ये हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 2 रो को माइनस कर दूं, सो रो 2 माइनस रो 1, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये देखना है आपने। रो 2 माइनस रो यानी 2 रो सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 रो प्लस कर लें, या किसी रो को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, फिर किसी और रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा करने से आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रो 2 माइनस रो 1, अच्छा जिस रो का नाम पहले आएगा, ये ऑपरेशंस को ज़रा नोट कर लें, वो रो नई बन जाएगी आफ्टर दिस ऑपरेशन। R2 - R1 है, इसका मतलब है कि रो 2 आप ये जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रो 2 में आंसर लिखना है, ये मतलब है इसका। सो R2 प्राइम का मतलब है कि रो 2 नहीं बन जाएगी, रो 1 वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो वैसे ही आपने लिख देनी है। अब आपने जो दूसरी रो लिखनी है वो इस ऑपरेशन को फॉलो करके लिखनी है। रो 2 माइनस रो 1 यानी 1 - 2 1 - 2, फिर 1 - 5, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगी, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया 2 5 -1 - 4। अब हमने क्या किया है कि इस डिटर्मिनेंट जिसका आंसर -3 था, हमने रो 2 माइनस रो 1 का ऑपरेशन उसके ऊपर यूज़ किया। ज़रूरत है सपोज हमें, ये में क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अभी मैं इस प्रॉपर्टीज़ के बाद बताता हूँ आपको, फिर आपको आइडिया होगा कि ऐसा क्यों करना है हमें। तो सपोज R2 - R1, R1 - R2 भी कर सकते हैं, अब कॉलम 1 - कॉलम 2 भी कर सकते हैं, कॉलम 2 - कॉलम 1 भी कर सकते हैं। जो भी डिज़ायर ऑपरेशन आप लगाना चाहते हैं, आप जिस तरह का आंसर चाहते हैं वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब मैंने R2 - R1 ऑपरेशन लगाया। यहाँ एक बात का क्या ख्याल रखना है कि जिस रो का नाम पहले आ गया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर उस रो में लिखना है, इसलिए मैंने रो 2 प्राइम लिख दिया है। रो 2 इसको प्राइम रीड करना है, मतलब कि रो 2 नहीं बन जाएगी, रो 1 पुरानी वैसे की वैसी, हेल्प करने के बाद रो 1 वैसे की वैसे ही रहेगी। सो 2 5 रो 1 रही, लेकिन रो 2 देखें इसकी निस्बत अब नहीं है। अब ये देखें ये नया डिटर्मिनेंट बन गया, ये वो तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी -3 ही आएगा, इसका आंसर भी -3 ही आएगा। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का जो आंसर है इसका भी वही आएगा। ये ऑपरेशन लगाने के बावजूद आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको चेक करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 माइनस फार्मूले का -5, सो -8 + 5 एंड दैट इज़ -3, तो इसका आंसर भी -3 आ गया स्टूडेंट।
तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम एक्सरसाइज में इसको काफ़ी हेल्प लेंगे इस प्रॉपर्टी से हम। तो फिर स्टूडेंट मैं आपको एक बात प्रॉपर्टी 7 में क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर, 2/2, 4/4, 5/5 स्क्वायर होना चाहिए बस। उसका हमने रूटीन फार्मूला लगा के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, वो ये आ गया। फिर हम ये चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में हमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। चेंजेस क्या रिक्वायर्ड है कि हम इसकी 2 रो ऐड करना चाहते हैं, 2 रो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या 2 कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या 2 कॉलम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये रीज़न मैं ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के बाद बताता हूँ। तो ये हम जब 2 रोज ऐड या 2 रो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या किसी रो को नंबर से यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और बाद में रो 1 में जाके प्लस कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की एंट्रीज तो कुछ नहीं बन जाएंगी, लेकिन आंसर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पुराने डिटर्मिनेंट का आंसर आया था वही ये सारा ऑपरेशन लगाने के बावजूद नए का भी वही आंसर आएगा। ऐसा करने से आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 7 हमें इस बात के लिए अलाउ करती है कि आपको ज़रूरत है तो आप डिटर्मिनेंट की रोज़ प्लस करें, रोज़ सब्ट्रैक्ट करें, रोज़ को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में प्लस या माइनस करें। ऐसा करने से ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है जो कि पहले था। क्लियर स्टूडेंट? तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर्टी 7 को समझ लिया होगा, और ज़्यादा समझ हम क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर भी आपको आएगी, और इसलिए इनको अच्छी तरह समझें और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ द मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, आप बुक के ऊपर बेटे लिख लें, मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंजेस भी करवाई थी, वहाँ आप लिख लें। इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी हमने डेफिनेशंस में जो हमने स्टार्ट लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है। सो इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको उसका पैटर्न बता देता हूँ। ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है कि ये मैंने एक जर्नल मैट्रिक्स लिखा है, ये मैंने एक जर्नल मैट्रिक्स स्टूडेंट लिखा है, ये इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के अगर नीचे वाले एलिमेंट 3 एलिमेंट है 0 हो जाए, या ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो जाए कोई एक, तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर स्टूडेंट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है 3/3, सपोज उसका ऑर्डर है, हायर ऑर्डर भी हो सकता है, स्क्वायर होना चाहिए, उसके मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाए सारे, या ऊपर वाले सारे 0 हो जाए कोई एक साइड पे, तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है और अबव एलिमेंट भी 0 है, सिर्फ मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट कोई एक नॉन ज़ीरो हो, एटलीस्ट जो डेफिनेशन की कंडीशन है वो हो रही हो, उसके नीचे एलिमेंट 0 दोनों ही 0 हो जाए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए या ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में क्या है कि या तो ऊपर वाले 0 और है, या नीचे वाले कोई एक, मतलब लेट्स सपोज ये इस वक्त ये 0 नहीं है, सपोज मेन डायगोनल के नीचे सिर्फ 0 है, तो ये ट्रायंगुलर। या ऊपर वाले 0 हो जाए, ये 0 ना हो, तब भी ट्रायंगुलर। ऊपर भी 0 हो जाए, नीचे भी 0 हो जाए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इन दोनों किस्म के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टी 8 है कि अगर आपको इनमें से कोई डिटर्मिनेंट आ जाता है सॉल्व करने के लिए जो कि ट्रायंगुलर नेचर का बन रहा है या डायगोनल नेचर का बन रहा है, क्लियर स्टूडेंट? डायगोनल नेचर का बन रहा है या ट्रायंगुलर नेचर का बन रहा है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है
मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका आंसर होगा। नो नीड टू अप्लाई एनी फार्मूला और एनी अदर प्रॉपर्टी। जस्ट प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है कि इफ़ द मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म और डायगोनल फॉर्म देन इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्री। तो उनके मेन डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट आ गया है तो आप देखें कि मेन डायगोनल के ऊपर 0 है, मेन डायगोनल के ऊपर 0 है तो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर नेचर का है। तो ट्रायंगुलर नेचर के अंदर हमने प्रॉपर्टी 8 हमें इजाज़त देगी कि इसके जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर लें, बाकी को देखना ही नहीं है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो इसका डिटर्मिनेंट 6 होगा। इस तरह कितना शॉर्ट हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे कि बगैर कोई फार्मूला एक्सपैंड बाय रो 1 या रो 2 कॉलम 1 2 कोई भी ऐसा फार्मूला लगाए बगैर सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्लियर? आई रिपीट दिस प्रॉपर्टी, इफ द मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म और डायगोनल फॉर्म then the determinant of this type of matrix is the product of just main diagonal entries। आपने उनकी मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका आंसर होगा। कोई रो 1 कॉलम 1 2 3 फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना। इस प्रॉपर्टी का हम और हम इस प्रॉपर्टी की भी एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आज के लेक्चर के अंदर 105 पेज फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की बुक में 105 पेज के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट थी जो कि उनकी इवैल्यूएशन में हमें काफ़ी हेल्प करेंगी। ये हमने पढ़ी हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें फ़र्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर मेमोराइज़ होनी चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो उनसे आप फर्स्ट 4 को मेमोराइज़ करना आसान है, ज़रा शॉर्ट है, तो आप फर्स्ट 4 में से कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिख सकती हैं, जिसमें फ़र्स्ट वाली प्रॉपर्टी लिखना सबसे इजी है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी 4 लिख दें या 3 लिख दें तो आपको ये आसानी से याद हो सकती हैं। मेमोराइज़ सारी होनी चाहिए, लेकिन जो आपने बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 4 में से कोई सी 2 आप बिल्कुल एज इट इज़ टू द पॉइंट जैसे बुक में लिखी हैं ऐसे ही प्रिपेयर होनी चाहिए। एक्सरसाइज के अंदर हम इन प्रॉपर्टीज़ को अब यूज़ करेंगे, वो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस आएंगे। टाइप 2 के जो क्वेश्चन हैं हमारे वो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज वो नहीं क्वेश्चन करवाऊँगा। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ टाइप 1 के ऊपर आप ग्रिप हासिल करें। टाइप 1 क्या है कि हमने सिर्फ स्ट्रिक्टली वो 6 फार्मूलाज पे फोकस करना है। एक्सपैंड बाय रो 1, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का कोई भी फार्मूला एक लगा के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। उसके जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको रिवाइज़ कर दिए हैं, उनको बता दिया है। आप उनको कंप्लीट करें, यूनिक नोट से हेल्प लें और मेरे लेक्चर से हेल्प लें। उसमें जो तरीका बताया है वो टाइप 1 के सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जो कि नेक्स्ट टाइप 2 में जो आते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है वो हमने इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प भी लेनी है और साथ के साथ उन फार्मूलाज़ की हेल्प भी लेनी है जो टाइप 1 में हमने 6 पढ़े हैं। दोनों को मिला के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो टाइप 2 में आते हैं। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये कौन से क्वेश्चन हैं ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले लिखवा दूंगा कि ये वाले 3.3 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो टाइप 2 में आएंगे और वो कैसे सॉल्व होंगे, वो फार्मूलाज़ की हेल्प भी लेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प भी लेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आएँ तो आपको ये 8 प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज हों, इनमें आपको पता हो कि हम डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और वो क्यों कर सकते हैं। वो फिर इंशाल्लाह मैं टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमें 2 रोज़ ऐड क्यों करनी है, 2 रोज़ सब्ट्रैक्ट क्यों करनी है और ताकि हमें फ़ायदा क्या हो सके। तो ये हम अपने टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले ये हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या काम है कि आपको ये 8 प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज हो जाएं ताकि आप एक्सरसाइज में इनको आसानी से यूज़ कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वो जो इंस्ट्रक्शंस कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं उनको भी फॉलो करें। वो आप लोगों को भी पता है, मीडिया में बहुत ज़्यादा वो फैली हुई हैं कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, उनको करें। किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है उनको भी फॉलो करें, तो आप अच्छी ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजारेंगे और हम इस वबा से जल्दी निकल जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।